9 सितंबर 2024 को भारत ने एक महान हस्ती को खो दिया। रतन टाटा मात्र एक सफल उद्योगपति नहीं, बल्कि वो इंसान थे जिनके सफर ने भारत की झोली में कई बड़ी उपलब्धियां डाली। उनके विजन ने टाटा समूह को भारत में सबसे विश्वसनीय ब्रांड बना दिया। रतन टाटा अपने पीछे भारतीय उद्योग जगत के विकास की विरासत को छोड़ गए। उनकी जिंदगी के कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें याद करने पर पता चलता है कि क्यों अब कोई और रतन टाटा नहीं हो सकता। आज की इस वीडियो में हम इस कहानी को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक विजनरी ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और टाटा ग्रुप को बनाया एक ग्लोबल पावर हाउस, और कब भारत में उद्योग जगत की नींव रखी गई, कैसे उनका सफर शुरू हुआ। टाटा के पास नाम, पावर, पैसा और सक्सेस सब कुछ है, लेकिन ऐसा क्या है जो उन्हें दुनिया के बाकी बिलियनियर से अलग बनाता है। हम ये सब जानेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को दिग्गज टाटा परिवार में हुआ था। भारत के जाने माने टाटा परिवार में जन्मे रतन टाटा को 10 साल की उम्र में माता पिता का अलगाव देखना पड़ा। उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें बड़ा करने और संस्कार देने में उनकी दादी का बड़ा हाथ रहा। रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई भी की। बिजनेस में सफल करियर के लिए जरूरी स्किल उन्होंने यहीं सीखे। रतन टाटा ने साल 1961 में टाटा ग्रुप ज्वाइन किया और ग्रास रूट लेवल पर काम करना शुरू किया। जमशेदपुर में टाटा स्टील की शॉप फ्लोर पर उन्होंने शुरुआत में काम किया और कड़ी मेहनत से शुरुआती अनुभव हासिल किया। साल 1991 में वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। उनकी लीडरशिप में टाटा समूह ने एक बड़ा बदलाव देखा और न केवल देश बल्कि दुनिया भर में अपना प्रभुत्व जमाया। रतन टाटा की अगुवाई में टाटा ने ग्लोबल मार्केट में कारोबार फैलाया और फोर्ड जैसे दिग्गजों को टक्कर दी। टाटा की बोल्ड और विजनरी रणनीति के चलते उन्होंने कई बड़े एक्विजिशन किए, जिनमें टैटली, कोरस और जगुआर लैंड रोवर शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टाटा ग्रुप की छवि इससे काफी मजबूत हुई। साल 1996 में टाटा ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में संभावना को पहचाना और टाटा टेली सर्विसेज को लॉन्च कर दिया। टाटा ग्रुप ने इसके साथ ही तेजी से ग्रोथ कर टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री की। साल 1998 था जब रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा मोटर्स ने भारतीय ऑटोमोटिव इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। दोस्तों, 2002 में बीएसएनएल के अधिग्रहण के साथ ही टाटा कम्युनिकेशंस का रास्ता बना और इसके बाद टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में ग्रुप पहले से ज्यादा मजबूत हुआ। साल 2008 में रतन टाटा ने भारत के आम आदमी से किया सस्ता कार उपलब्ध कराने का वादा पूरा किया। उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए में टाटा नैनो लॉन्च कर दी। टाटा की इस कार ने कई भारतीय परिवार के कार का मालिक बनने का सपना पूरा किया। साल 2012 में टाटा ग्लोबल बेवरेजेस ने स्टारबक्स के साथ पार्टनरशिप की और इसके साथ ग्लोबल कॉफी मार्केट में टाटा ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। साल 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से रिटायर हुए रतन टाटा को भारतीय बिजनेस सेक्टर में अतुलनीय योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिल चुके हैं। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की 65% कमाई एजुकेशन, हेल्थ केयर और ग्रामीण विकास के काम करने वाले टाटा ट्रस्ट को दी जाती है। दोस्तों, आज टाटा का बिजनेस सिर्फ भारत, एशिया में नहीं बल्कि दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा अलग अलग देशों में फैला हुआ है और इनके एम्प्लॉइज की गिनती 9,35,000 से भी ज्यादा है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो टाटा की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस है, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका करंट मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए है। दरअसल साल 1968 में शुरू हुई ये कंपनी आईटी और कंसल्टिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, जिसका बिजनेस दुनिया भर के करीब 46 देशों में फैला हुआ है और साथ ही इसके एम्प्लॉइज की गिनती 6 लाख के करीब है। अब फाइनेंशियली 2021-22 की बात करें तो इसमें टीसीएस की नेट इनकम करीब $5 बिलियन रही थी और इन सब चीजों के चलते आज एक्सचेंजर के बाद से इसे दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी माना जाता है। अब दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे। तब टाटा मोटर्स की पहचान ट्रक बनाने की सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर होती थी। 1998 में रतन टाटा मोटर्स ने कार बनाने का फैसला लिया। साल के आखिर में टाटा इंडिका लॉन्च हुई। ये पहली मॉडर्न कार थी जिसे किसी भारतीय कंपनी ने डिजाइन किया था। वो दिन रात काम करने लगे और जब कार मार्केट में लॉन्च हुई तो उम्मीदें बहुत थी, पर रतन टाटा का सपना टूटने लगा। दिल्ली मुंबई की सड़कों पर बारिश के बीच अगर कोई कार सबसे ज्यादा ब्रेक डाउन हुई तो वो इंडिका थी। 1999 में टाटा ग्रुप ने कार कारोबार समेटने की तैयारी कर ली थी। रतन टाटा निराश थे। सोल टू स्टील कंपनी का तमगा लेकर घूम रहे रतन टाटा के लिए एक बड़ा झटका था। दरअसल ये प्रोजेक्ट रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की थी।
लेकिन इस कार को बाजार से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से रतन टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए इसे बेचने का सुझाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिकी कंपनी फोर्ड के पास गए। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन डेट्रॉइट में फोर्ड के अधिकारियों का एटीट्यूड बहुत ही भद्दा था। उन्होंने ये जताया कि टाटा का कार वेंचर खरीद कर वो टाटा पर एहसान करने जा रहे हैं। एक फोर्ड अधिकारी ने यह भी कहा, जब आपको पैसेंजर कार के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आपने इस बिजनेस में कदम ही क्यों रखा? आपके कार बिजनेस को खरीद कर हम आप पर एहसान ही करेंगे। ये शब्द फोर्ड कंपनी के मालिक के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल दिमाग पर छप गए। वो वहां से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल करके चले आए। बिलफोर्ड की वो बेइज्जती करने वाली लाइन उन्हें लगातार बेचैन कर रही थी। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। बस इसके बाद रतन टाटा ने तय कर लिया कि अब वो ये कंपनी किसी को नहीं बेचेंगे और लग गई कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोला। इसके बाद की कहानी सभी को पता है कि भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। तो वहीं इस घटना के बाद फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। मौके की नजाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और मुंबई हाउस में मीटिंग फिक्स हुई। इसके बाद यह सौदा लगभग 2.3 बिलियन में तय हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई थी जो उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। इस समय बिल फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो उसी वक्त बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया और यही उन्हें इतना बड़ा इंसान बनाती है। दोस्तों, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि रतन टाटा ने कैसे सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिसमें वो कभी अपने स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं दे पाए। शायद आज इसलिए रतन टाटा देश के सबसे पसंदीदा ब्रांड है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कैसे रतन टाटा का अधूरा प्यार कभी पूरा नहीं हो सका। ये कहानी असल में उनके शुरुआती दिनों से शुरू होती है, जब रतन टाटा बताते हैं कि वो वायलिन सीखना चाहते थे और उनके पिता उन्हें पियानो सिखाने के लिए कहते थे। वो पढ़ाई के लिए अमेरिका के कॉलेज में जाना चाहते थे, जबकि पिता चाहते थे कि वो लंदन जाए। वो आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता कहते थे कि इंजीनियर बनो। इससे एक तरह से उनके और उनके पिता के बीच मतभेद जैसा था, लेकिन फाइनली अपनी दादी की मदद से वो पढ़ने के लिए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पहुंच गए, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन उनके पिता आर्किटेक्ट से ग्रेजुएशन करने से नाराज हो गए। हालांकि पिता की बात न सुनते हुए उन्होंने लॉस एंजलिस में करीब 2 साल तक नौकरी भी की। लॉस एंजलिस के दिनों को याद करते हुए रतन टाटा हमेशा भावुक हो जाते थे और कहते थे कि वो बड़े अच्छे दिन थे। काफी अच्छा समय था, मौसम बहुत खूबसूरत था, मेरे पास अपनी गाड़ी थी और मुझे अपनी नौकरी से प्यार था। लेकिन ये वही दौर था जब जवानी के उन्हीं दिनों में रतन टाटा प्यार में पड़ गए। जिससे रतन टाटा प्यार करते थे वो लड़की लॉस एंजलिस की ही थी। कुछ दिन गुजारने के बाद वो उसी लड़की से शादी करने वाले थे, लेकिन दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण उन्हें भारत वापस आना पड़ा। तब टाटा ने सोचा था कि वो घर जाकर बात करेंगे और जिस लड़की से वो मोहब्बत करते हैं उसे अपने देश, अपने घर ले आएंगे। लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने बताया, उन दिनों 1962 का साल था। भारत और चीन के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से वो वापस नहीं आ सके। इस युद्ध के चलते उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो लड़की भारत आए। सिर्फ इसी वजह से हमेशा के लिए रतन टाटा का प्यार अधूरा रह गया। 4 बार ऐसे मौके आए जब रिलेशनशिप्स तो बनी, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाई। उसके बाद उन्होंने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया। रतन टाटा ने कहा था कि शायद ये अच्छा ही हुआ कि वो सिंगल ही रहे, क्योंकि अगर वो शादी कर लेते तो शायद हालात काफी जटिल बन सकते थे। रतन टाटा अपने दयालु और संवेदनशील स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्हें कुत्तों से विशेष लगाव था और इसी प्रेम के चलते उन्होंने नवी मुंबई में कुत्तों के लिए एक अत्याधुनिक अस्पताल बनवाया। इस 5 मंजिला अस्पताल में एक साथ 200 कुत्तों का इलाज किया जा सकता है और इसे 165 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अस्पताल की स्थापना के समय उन्होंने कहा था कि वे कुत्तों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और जीवन भर उन्होंने कई पालतू जानवरों की देखभाल भी की है। एक बार वे एक कुत्ते को मिनेसोटा की यूनिवर्सिटी लेकर गए थे, जहां उस कुत्ते का जॉइंट रिप्लेसमेंट किया गया था। रतन टाटा की यह संवेदनशीलता उनके उदार हृदय को दर्शाती है और उनके पशु प्रेम को उजागर करती है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।